जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप सभी को पता है कि मैं आपको 17वीं बीपीएससी का जो प्री एग्जामिनेशन है उसका मैं एक टाइप का मॉक टेस्ट करा रहा हूँ। तो हमने 100 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं और इसमें हम सारे क्वेश्चंस को ख़त्म कर देंगे। तो 101वां क्वेश्चन है, सूर्यवंश के प्रशासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन आपका गलत है। पहला बोल रहा है सूर्यवंश में केवल 15 वर्ष तक शासन किया, बात सही है। दूसरा, सूर्य प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक तत्व उधार लिए और उन्हें अधिक कुशल बनाया, ये बात भी सही है। और शेर शाह के प्रशासन मॉडल का अकबर ने अनुसरण किया। तो यहाँ पर आपके तीनों ऑप्शन सही हैं अकॉर्डिंग टू सूर्य डायनेस्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इंग्लिश हिंदी दोनों में देख लीजिएगा आपको जो सही लगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज डज नॉट मैच करेक्टली। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही पेयर नहीं है। राष्ट्रकूटाज डेक्कन इंडिया, ये सही है। प्रतिहारा ईस्टर्न इंडिया नहीं था, प्रतिहारा जो था वो आपका वेस्टर्न इंडिया में था, ठीक है। और पाला ये आपका ईस्टर्न इंडिया में है। तो अगर करेक्ट है तो सिर्फ तीसरा, पाला आपका ईस्टर्न इंडिया में, पाल आपका ईस्टर्न इंडिया, प्रतिहार आपका वेस्टर्न इंडिया, याद रखिएगा, ठीक है। और राष्ट्रकूटाज डेक्कन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग द फर्स्ट ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेसी समाजवादी सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इट वॉज कन्वेंट एट कानपुर बाय द आचार्य नरेंद्र देव। नहीं, आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा ये नहीं किया गया था। ये आपका नहीं, ये तो गलत है आपका। कानपुर में नहीं। द कांग्रेस वॉज प्रिसाइडेड बाय द जयप्रकाश नारायण। नहीं, जयप्रकाश नहीं, नारायण ही होगा। यहाँ पे आपका होगा आचार्य नरेंद्र देव। इस कॉन्फ्रेंस को किसने प्रिसाइड किया था? आचार्य नरेंद्र देव ने, ठीक। और तीसरा है इट वाज कन्वेंट एट पटना बाय द जेपी नारायण ऑन द बिहाफ ऑफ। हाँ, ये सही है। तो अगर इसमें बोला है सही तो सही सिर्फ तीसरा होगा, क्योंकि दूसरे में भी गलती थी, दूसरा भी गलत था। इसमें गलत ये था कि यहाँ पे जयप्रकाश नारायण लिखा हुआ था, जबकि जो कानपुर में आपका जो कानपुर में सेशन हुआ था उसको किसने किया था? आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा किया गया था, ठीक है। और ये आपका सही है। बिहार में समाजवादी पार्टी की ओर से 1934 में जेपी नारायण ने पटना में आयोजित किया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने चंपारण आंदोलन की योजना में जनता के बीच गांधी के दूत के रूप में काम किया था। तो बताइए कि चंपारण आंदोलन के समय में किसने दूत का काम किया था, गांधी के दूत का रूप का काम किया था किसने। आपको पता है कि 1916 में लखनऊ में सेशन होता है, लखनऊ में, और यहाँ पर एक राजकुमार शुक्ल जी थे। ये यहाँ गए थे किसके थ्रू? आपके गए थे ये जवाहरलाल नेहरू के थ्रू यहाँ गए थे, और जवाहरलाल नेहरू के मदद से ही ये गांधी जी से यहाँ पे मिले थे। तो कौन कौन हो जाएगा यहाँ पर? एक तो आपका हो जाएगा जेपी कृपलानी जी थे वहाँ पर, इंद्रलाल यज्ञानी जी, गोपाल कृष्ण गोखले वहाँ नहीं थे, और यहाँ पे एक राजेंद्र प्रसाद जी भी थे। तो ये लोग उनके दूत के रूप में उन्होंने काम किया था। अगर आपसे पूछ ले कि चंपारण आंदोलन कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ किस दौरान अस्तित्व में आए थे। तो बताइए कि ये सारे कब आए थे, मतलब किस समय में ये सब आए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसे असहयोग आंदोलन कहते हैं। क्यों? 1921 एवं 22 में 1921-22 में जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया था? बॉयकॉट कर दिया था। किस चीज़ को? स्कूल्स को, कॉलेज को, फिर तो इन सबको देखते हुए क्या किया गया आपका? बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने देखा कि अगर बच्चे ब्रिटिशर्स कॉलेज को बॉयकॉट कर देंगे तो उसके लिए स्वदेशी कॉलेज भी होने चाहिए, इसलिए इन सब का क्या हुआ? अस्तित्व में आई ये सारी चीज़ें। आगे बात करते हैं। द नेहरू रिपोर्ट 1928 डिमांडेड क्या? नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में आई थी उसने किस चीज़ की डिमांड की थी, बताइए।
तो आप सभी को पता होना चाहिए कि फरवरी 1928 में एक ब्रिकेनहेड करके एक वो था, ब्रिकेनहेड, हाँ, लॉर्ड ब्रिकेनहेड, ठीक है। उसने चुनौती दी थी भारतीयों को कि आप अपना खुद का संविधान नहीं बना सकते। तो इसी को मोतीलाल नेहरू ने क्या किया था, इसको एक्सेप्ट किया था और इनकी अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट आपका 1928 में पब्लिश हुई थी। तो फरवरी 1928 में इसने चुनौती दी थी और इन्होंने अगस्त के आसपास ये रिपोर्ट वो कर दिया था, मतलब रिपोर्ट सबमिट किया था। तो इसमें किस चीज़ की बात की गई थी, आपकी डोमिनेट स्टेटस की बात की गई थी, हाँ, की गया था। टोटल इंडिपेंडेंस नहीं किया गया था। 19 फंडामेंटल राइट्स, हाँ, 19 फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी यहाँ पर, ठीक है। बाकी यहाँ पर भाषाई प्रांत, केंद्र और प्रांतों के बीच में उत्तराधिकार सरकार, फिर आरक्षित सीटों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, अल्पसंख्यकों के लिए निर्वाचन क्षेत्र, तो ये सारी चीज़ें बात की गई थी। आगे बात करते हैं, यहाँ पे आपका सिख गुरु दिए हुए हैं और इनके कंट्रीब्यूशन दिए हैं। तो बताइए किस गुरु ने कौन सा काम किया है। अगर हम गुरु अर्जुन देव की बात करें तो इन्होंने गुरुमुखी के लिए मानकृत लिपि, तो पहला का तो आपका ए हो जाएगा। और जो स्वर्ण मंदिर है आपका अमृतसर में, गोल्डन टेम्पल, ये भी आपका गुरु अर्जुन देव के ने ही किया है। गुरु गोविंद सिंह की अगर हम बात करें तो गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की शुरुआत की थी 1699 ईस्वी में। और इन्होंने हाँ, पाँच व्रत लेने को भी इन्होंने ही कहा था। जो 5 होते ना व्रत, वो इन्हीं ने लेने को कहा था। गुरु हरि गोविंद सिंह की अगर हम बात करें तो गुरु हरि गोविंद सिंह ये अकाल तख्त इन्होंने बिल्ड किया था। और गुरु रामार दास की बात करें तो इन्होंने इंस्टीट्यूशन माझी प्रिंसेस इन सब की स्थापना की थी, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर मैं यहाँ टिक मार देता हूँ, इसका राइट आंसर होगा बी। चलिए आगे बात करते हैं। कल्हण के सिंहासन बीतीसी रामायण और राजतरंगी के फारसी में अनुवाद से जुड़ा हुआ है। तो बताइए इसको फारसी में किसने अनुवाद कराया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बदायूं ने कराया था और दूसरा अकबर, इन दोनों ने करवाया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बताना है चूज द करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सूफिज्म इन इंडिया। इंडिया में सूफिज्म के जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये आपको बताना है कि कौन सा इसमें से कथन गलत है। तो अगर हम बात करें कि सूफीवाद की उत्पत्ति भारत में हुई थी, नहीं, भारत में इसकी उत्पत्ति नहीं हुई थी। इसकी उत्पत्ति आपकी कहाँ हुई थी, ईरान में हुई थी। तो पहला तो गलत हो गया। तुर्की शासन के तहत भारत में सूफीवाद को अनुकूलन माहौल मिला। क्वेश्चन में पूछा क्या है, गलत। अच्छा, गलत पूछा, ये तो सही है। सूफी अपने धार्मिक दृष्टिकोण को बहुत चरमपंथी में थे, तो नहीं, चरमपंथी में नहीं थे, ये उदारवाद थे, तो उदार थे, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो पहला और तीसरा आपका गलत है, सिर्फ दूसरा आंसर सही है। तुर्की शासन के तहत भारत में सूफीवाद को मतलब सही माहौल मिला था, अनुकूलन माहौल मिला था। आगे देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। आपको बताना है कि मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के हिसाब से कौन सा कथन आपका सही है। इट वॉज इनेक्टेड इन 1909। तो मॉन्टेग चेम्सफोर्ड जो रिपोर्ट आई थी वो आपकी आई थी दिसंबर 1919 में। तो ये पहला तो गलत हो गया। दिस एक्ट प्रोवाइडेड अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर, हाँ, ये सही है आपका। और द गवर्नर एंड द मेंबर ऑफ हिज एजुकेटिव काउंसिल वेयर एडमिनिस्ट्रेटेड टू ट्रांसफर सब्जेक्ट, नहीं, ट्रांसफर सब्जेक्ट नहीं, ये रिजर्व सब्जेक्ट थे। रिजर्व सब्जेक्ट जो गवर्नर होता था और जो मेंबर ऑफ इसके एजुकेटिव काउंसिल होते थे वो सिर्फ रिजर्व सब्जेक्ट्स पे ही अपना वो कर सकते थे। ट्रांसफर सब्जेक्ट का पावर जो था वो मिनिस्टर्स के पास था, ठीक है। तो विच ऑफ द स्टेट, अच्छा, गलत पूछा है तो ये भी गलत है ऊपर। तो 1 और 3 गलत है, सिर्फ आपका 2 सही था। द्विशासनीय विधायिका का प्रावधान था। आगे बढ़ते हैं। When was the डकवर्थ लुईस स्टैंड, ये क्रिकेट से क्वेश्चन पूछा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट सिस्टम में डीएलएस मेथड कब स्टार्ट हुआ था। तो बताइए क्रिकेट प्रेमियों कि ये कब स्टार्ट हुआ था, इन विच ईयर।
तो ये आपका स्टार्ट हुआ था 1997 में। एक इंग्लैंड के को क्रिएटेड थे फ्रैंक, इनका नाम था फ्रैंक डॉकवर्थ, ठीक है, जो भी इनका नाम है, इन्होंने ही ये बताया था, क्रिएट किया था, और आईसीसी ने इसको 1999 में इसको अडॉप्ट कर लिया था फॉर आगे के लिए। होता क्या है आपको पता है, ये होता क्या है, जैसे बारिश अगर पड़ जाए, सपोज अगर बारिश हो गई तो ओवर कम कर दिए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024, इंडिया का रैंक क्या है एसडीजी रिपोर्ट में? तो बताइए, जो एसडीजी रिपोर्ट है उसमें इंडिया का रैंक क्या है? आपको बता दूं कि एसडीजी की जो रिपोर्ट आती है वो 0 से 100 के बीच में होती है। इनमें इनके परफॉर्मेंस के बेस पे रैंक दिया जाता है। और फर्स्ट पे अभी कौन है? फर्स्ट पे फिनलैंड है आपका, ये याद रखिएगा कि फर्स्ट पे फिनलैंड है। अब इंडिया की क्या रैंक है ये देख लेते हैं। तो इंडिया का रैंक है 109, 167 में 109 रैंक है। और स्कोर जो अगर पूछ ले, वैसे पूछेगा नहीं, तो स्कोर इंडिया का है आपका 64। व्हाट इज़ द थीम ऑफ 10th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेशन 21 जून 2024? 21 जून 2024 को जो हम योगा डे सेलिब्रेट करते हैं उसका थीम क्या था इस साल का, आपको ये बताना है। और सबसे बताइए मुझे, सबसे पहले आपका योगा डे स्टेबलाइज कब हुआ था, उसका ईयर बताइए। दूसरा कि किसके मतलब किसने ये इंट्रोड्यूस किया था और कहाँ इंट्रोड्यूस किया था? तो आपको मैं बता देता हूँ कि पीएम मोदी ने इसको 2014 में यूएन की जनरल असेंबली में इसको इंट्रोड्यूस किया था। और स्टेबलाइज्ड हुआ था ये 2015 में 21 जून 2015 को इसको स्टेबलाइज किया था। इसका थीम क्या था? योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, खुद भी योगा कीजिए और समाज के लिए योग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग accurately describe the recent anti-LGBTQ legislation enacted in ईरान? इसमें बताना है आपको कि कौन सा कानून इसका जो ईरान में लागू किया गया उसके प्रति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेम सेक्स नो लीगल ना, सेम सेक्स रिलेशन एंड आर लीगल तो है नहीं। सेम सेक्स रिलेशन एंड आर पनिशेबल सेंटेंस, हाँ पनिशेबल हो सकता है। सेम सेक्स आर प्रोहिबिटेड बट जेंडर ट्रांजिशन सर्जरी आर लीगल, नहीं लीगल नहीं है, आपका ये आंसर हो जाएगा। द रिपोर्ट टाइटल रिसीव्स फॉर अ लिवेबल प्लैनेट अचीवल नेट जीरो एमिशन इन एग्री फूड सिस्टम इज पब्लिश बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो बताना है कि रेसिपी फॉर लिवेबल प्लैनेट अचीविंग नेट जीरो एमिशन इन द एग्री फूड सिस्टम, ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक स्टेबलाइज कब हुआ था पता है आप लोगों को? 1994 आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसका हेडक्वार्टर आपका वॉशिंगटन डीसी है, ठीक है। और अभी इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो इसके प्रेसिडेंट हैं आपके अजय बांगा जी, ठीक है। ये इंडियन नहीं है, इंडियन बॉर्न अमेरिकन है, तो ये चीज़ें हैं। और कौन से क्या था, हाँ कौन सी कमेटी के बाद ये गठन हुआ था इसका? तो ये याद रखिएगा ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस, ठीक है। और यहीं पे आईएमएफ का भी गठन हुआ था, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि ब्रिटेन वुड जो कॉन्फ्रेंस हुआ था यहाँ से दो बनी थी, एक वर्ल्ड बैंक बना था, दूसरा आईएमएफ बना था। 1944 याद रखिएगा, वॉशिंगटन डीसी और अजय बांगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ डीपेस्ट ब्लू होल एवर रिकॉर्डेड नेम तमाजा विद द डेप्थ ऑफ इतना फीट? तो बताइए हाल ही में किस देश ने 1380 फीट की गहराई के साथ अब तक के सबसे गहरे ब्लू होल तामजा की खोज की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मैक्सिको। आगे बढ़ते हैं। विच पोर्ट हैज़ बिन डिजिग्नेटेड एज अ इंडिया सेकेंड ग्लोबल पोर्ट आफ्टर छाबार इन ईरान? तो बताइए कि ईरान में छाबहार के बाद भारत के दूसरे वैश्विक बंदरगाह के रूप में कौन सा बंदरगाह को निर्मित किया गया है? और आपको ये भी बताना है
कि इंडिया में मतलब ये डिसाइड कौन करता है, विच डिपार्टमेंट ये डिसाइड करती है कि आप किस देश के बंदरगाह को मतलब लेना चाहते हैं, ऑपरेट करना चाहते हैं, तो ये आपकी MEE करती है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर प्रपोजल देती है किसको, IPGL को। IPGL क्या होता है, इंडियन पोर्ट ग्लोबल, इंडियन पोर्ट ग्लोबल, हाँ ये देती है कि आप उसे वो करें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सितवे बंदर पोर्ट म्यांमार। ठीक है, पहला कौन सा था आपका, ईरान का छाबार पोर्ट, और दूसरा सितवे पोर्ट म्यांमार, याद रखिएगा। द लीफ प्रोजेक्ट एसोसिएटेड विथ नासा एस्टिमस 3 मिशन फोकस ऑन। तो नासा के जो एस्टिमस 3 मिशन है वो किस परियोजना से जुड़ा है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मीनिंग लूनर रिसोर्सेज, स्टडिंग लूनर जियोलॉजी, क्या होगा जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कल्टीवेटिंग क्रॉप्स इन स्पेस। और ये एक चीज़ और आपका डेवलप कर रहा है, मिनी ग्रीन हाउस। मिनी ग्रीन हाउस भी ये डेवलप करेगा वहाँ पर, कहाँ पर, मून के सरफेस पे। तो याद रखिएगा नासा का ये जो आपका लीफ प्रोजेक्ट है, आर्टिमिस 3 मिशन, ये कल्टीवेशन क्रॉप्स तो वहाँ देखेगा ही, फसल उगाना तो देखना ही है, उसके साथ साथ ग्रीन हाउस को भी देखना है, मून के सरफेस पे क्रिएट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल लेजर रिसेंटली अनवील्ड इन रोमानिया। रोमानिया में जो अभी हाल ही में सबसे शक्तिशाली लेजर आपका अनावरण हुआ है, उसके बारे में बताइए कौन सा कथन आपका सही है। द लेजर इज बेस्ड ऑन द चिपेड पल्स इम्प्लीकेशन, CPA टेक्निक। यस इट इज राइट, CPA टेक्निक आपका जो होता है ये अल्ट्रा शॉर्ट लेजर पल्स होता है टाइम पे, और ये क्या करता है आपको बैक टुगेदर क्रिएट। तो आपका दोनों आंसर सही हो जाएगा। इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा हिंदी में भी और इंग्लिश में, जिससे आपसे चीज़ें क्लियर हो जाएं। बात करते हैं आगे। इंडिया और मॉरिशस रिसेंटली इनोग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऑन विच आइलैंड। बताइए इंडिया और मॉरिशस ने हाल ही में किस द्वीप पर अपना विकास परियोजना का उद्घाटन करने की बात की गई है। तो ये कौन सी है, ये आपका अगालेगा आइलैंड है। ठीक है, अगालेगा द्वीप। India recently hosted the Milan naval exercise. Approximately 50 navies were which exercise conducted. तो अभी भारत में मिलन नौसैनिक अभ्यास की मेज़बानी भारत ने की थी। इसमें 50 देश की नौसेनाएं शामिल हुई थी। तो बताइए ये जो आपका हुआ था ये कहाँ हुआ था, मतलब किस जगह पे हुआ था। तो ये आपका विशाखापट्टनम में हुआ था। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे कि इसका जैसे मेन एम क्या है, इसका मेन एम है सिक्योरिटी कंसर्न नियर द रेड सी। जो रेड सी का एरिया है ना आपका, उस एरिया में सिक्योरिटी कंसर्न मतलब सिक्योरिटी के प्रति जागरूकता रहना। याद रखिएगा मिलन विशाखापट्टनम। हु हैव बीन अवार्डेड द बॉब जोन्स अवार्ड बाय द USGA इन 2024। तो ये किसको अवार्ड मिला है, तो ये अवार्ड मिला है टाइगर वुड को। ठीक है, और ये अवार्ड जो है ये गोल्फ के जो लेजेंड थे रॉबर्ट टायर जोन्स, उनके नाम पर दिया जाता है। क्यों, क्योंकि उन्होंने 13 टाइटल्स जीती थी। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ गूगल AI चैटबॉट फॉर्मली नोन एज बार्ड। तो बताइए गूगल के AI चैट बॉक्स का नया नाम क्या है। तो इसके क्या नया नाम है, जेमिनी है। और इसके CEO कौन है, ये आप कमेंट कर दीजिएगा मुझे। Which organization built the sprawling Hindu temple in Abu Dhabi inaugurated by the Prime Minister Narendra Modi on February 2024। तो बताइए अबू धाबी में एक, अभी देखा होगा आपने कि एक बहुत विशाल मंदिर, जब राम मंदिर का इनोग्रेशन हो रहा था हमारे देश में, तो उस टाइम पे कुछ समय बाद एक अबू धाबी में हिंदू मंदिर का भी इनोग्रेशन हुआ था, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री गए थे। तो ये किस सोसाइटी के द्वारा, मैंने आंसर ही बोल दिया, ये BAPS बैप सोसाइटी के द्वारा ये उसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है। एट द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 दुबई साइंड एग्रीमेंट टू लॉन्च। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में दुबई ने किस चीज़ को लॉन्च करने का समझौता किया है। पहला अंडर वाटर होटल, फर्स्ट हाइपरलूप ट्रांजैक्शन सिस्टम, पहला स्पेस ट्रांजैक्शन नहीं, फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस।
व्हाट इज़ द नेम ऑफ न्यूली अपॉइंटेड ट्रांसजेंडर पुलिस सब इंस्पेक्टर इन बिहार? ये अभी थोड़ा सा लेटेस्ट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो इनका नाम है मानवी मधु कश्यप। मानवी मधु कश्यप, ठीक है, याद रखिएगा। ये भागलपुर की रहने वाली हैं। कहाँ की रहने वाली हैं? भागलपुर की रहने वाली हैं। और टोटल आपके तीन जो ट्रांसजेंडर हैं इनको एसआई, बिहार एसआई में इनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। ये आपकी ट्रांस वुमेन है, ये ट्रांस वुमेन है। और एक नाम है रोहित और दूसरा नाम है आपका बंटी। ये आपके ट्रांस मैन है, ठीक है। तो टोटल तीन है, रोहित, बंटी और ये आपकी वुमेन है मानवी मधु कश्यप। इन विच डिस्ट्रिक्ट AWC कंडक्टेड बाय द रिसर्च स्कॉलर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार? बताइए दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के शोधार्थियों द्वारा किन जिलों में AWC आयोजित किया गया है? तो बताइए किन जिलों में किया गया। और यहाँ से भी क्वेश्चन भी पूछा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। किया गया है गया में, गया, औरंगाबाद, नवादा और भोजपुर। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है आपकी बिहार की, इसने गया, औरंगाबाद, नवादा, भोजपुर में आपका AWC कंडक्ट किया था। और यहाँ पे ये पाया गया कि आपकी वाटर बर्ड की जो स्पीसीज हैं कितनी है, 200 से ज़्यादा हैं। और इसका पॉपुलेशन राइज हुआ है कितना, 10 से 15%। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। Which state in India recently introduced a bridge maintenance policy including the health card for bridges response to recent bridge collapse? तो ये तो आप आसानी से मार सकते हैं कि सबसे ज़्यादा ब्रिज कोलैप्स कहाँ हुए थे, बिहार में। इसीलिए इन घटनाओं को देखते हुए पुलों का स्वास्थ्य कार्ड बनेगा। अंडर विच स्कीम फाइनेंशियल रिवॉर्ड प्रोवाइडेड बाय SC/ST स्टूडेंट इन बिहार हु आर एक्सेल इन देयर 10th और 12th ग्रेड? अगर आप बिहार में SC/ST स्टूडेंट को 10वीं और 12वीं ग्रेड में किस स्कीम के तहत इन्हें पैसे मिलेंगे, मतलब वो मिलेगा, तो ये मिलेगा आपका शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम। अगर आपको मैं बता दूं कि SC/ST बच्चों को अगर वो 10th में फर्स्ट डिवीज़न आते हैं तो इनको मिलेगा 10,000 रुपये। अगर वो 10th में सेकेंड डिवीज़न आते हैं तो उनको मिलेगा 8,000 रुपये, ठीक है। अगर 12th की बात करें तो 12th में अगर वो फर्स्ट डिवीज़न और सेकंड डिवीज़न, अगर 12th में SC/ST बच्चा फर्स्ट डिवीज़न आता है तो उसको मिलेगा 15,000 रुपये। और अगर सेकंड डिवीज़न आता है तो उसको मिलेगा 10,000 रुपये। बिहार संग्रहालय की कौन सी आगामी पुस्तक बिहार के पद्मश्री पुरस्कार विजेताओं के जीवन गाथा बताएगी, जिसमें मिथिला पेंटिंग और अन्य कला रूपों से प्रसिद्ध 15 कलाकार शामिल हैं? तो यहाँ ऑप्शन है आपके, देख लीजिए। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पद्मश्री कलाकार ऑफ बिहार, ठीक है, बिहार के पद्मश्री कलाकार। व्हाट इज़ द नेम ऑफ लग्जरी क्रूज इनोग्रेटेड बाय नितिन गडकरी? तो नितिन गडकरी जी के द्वारा एक लग्जरी क्रूज का उद्घाटन किया गया है, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है क्लासिकल इंपेरियल, ठीक है। विच यूनिवर्सिटी इज सेट टू लॉन्च इट्स ओन सैटेलाइट SSAMU सैट? तो ये कौन सी यूनिवर्सिटी है? तो ये आपकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। ये सब करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं। बताइए विच इंडियन लीडर हैज़ फर्स्ट टू बी कन्फर्ड विद द रसिया हाईएस्ट नेशनल अवार्ड द ऑर्डर ऑफ ST एंड्रो एप्स्टॉल एंड वाई? तो अगर आपको नहीं भी पता हो तो आप तुक्का भी लगा सकते हैं, ये होंगे कौन? प्राइम मिनिस्टर। आपको पता है कि अभी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं PM कौन? मोदी जी। इनको बहुत देशों से मिला है, जैसे इजिप्ट से इनको प्राइज़ मिला है। अगर किसी को नाम पता है तो बता दीजिए। इनको फिजी का भी अवार्ड मिला है 2023 में, नाम बताइएगा क्या है। इनको भूटान का अवार्ड मिला है सर्वोच्च 2021 में। फिर अफ़गानिस्तान का भी इन्हें अवार्ड मिला है, सऊदी अरेबिया ने भी इन्हें अवार्ड दिया है। और लेटेस्ट में भी अभी इनको एक अवार्ड मिला है, जहाँ पर ये अभी 3 देश की यात्रा में गए थे तो उनका अवार्ड मिला था। तो कमेंट करके बताइए, मैं देखना चाहता हूँ कि आपका करंट अफेयर कितना अच्छा है। और जिसका आंसर सही होगा उस पर मैं लाइक कर दूंगा। विच सिटी इन इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड एज द इंडिया फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर? तो बताइए इंडिया का फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर कौन सा है? तो ये आपका है कोझिकोड, ठीक है, कोझिकोड़ा।
किस डिस्ट्रिक्ट में है, मतलब किस स्टेट में है, बता सकते हैं? अकॉर्डिंग टू द हैनले पार्टनर रिपोर्ट 2024 विच ऑफ द इंडियन सिटीज रैंक वर्ल्ड वेल्थलिस्ट सिटी, तो भारत का सबसे धनी शहरों में शुमार कौन सा है? तो ये तो ऐसे ही पता है, मुंबई है। हु रिसेंटली कोलैबोरेटेड विथ न्यूज़ पब्लिशर टू कर्ब डीप फेक्स, तो बताइए डीप फेक्स को मतलब ख़त्म करने के लिए किसने कोलैब किया है अभी? गूगल ने, ठीक है। Which northeastern state become the first to achieve 100% implementation of हर घर जल स्कीम अंडर द जल जीवन मिशन, तो जल जीवन मिशन के तहत 100% हर घर जल योजना पाने वाला कौन सा राज्य है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। Which bank has appointed MS धोनी एज अ ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर, तो बताना है कि किसने MS धोनी को अपना ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका SBI ने। व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 2024, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 20 जो आपका 2024 है, इसका थीम क्या है और ये मनाया कब जाता है? तो ये आपका मार्च 20 मार्च को मनाया जाता है। इसका थीम है आपका खुशी के लिए, तो री कनेक्टिंग फॉर हैप्पीनेस बिल्डिंग और रेसिलेंट कम्युनिटीज़, खुशी के लिए पुनः जुड़ना, लचीले समुदायों का निर्माण करना। अब आपके सामने कुछ बुक के नाम दिए गए हैं और कुछ ऑथर के नाम दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही है। सबसे पहला है मोदी इनर्जिंग अ ग्रीन फ्यूचर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका RK पचननंदा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका पहला का D हो जाएगा, ठीक। 4 स्टार ऑफ डेंसिटी, 4 स्टार ऑफ डेंसिटी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोज मुकुंद, ये B। संस्कृति के आयाम, संस्कृति के आयाम आपके मिश्रा जी थे। एक सेकंड, ओ सॉरी, मैंने यहाँ गलत लिख दिया है। आपका जो 4 स्टेट है ये A होगा, मैंने गलत लिख दिया था, तो ये आपका B हो जाएगा और ये आपका C हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बताना है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो थोड़ा जूम कर देता हूं और देखिए क्या करके, ही और सी इज नॉट रिगार्डेड एज द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इज नॉट प्रोविडेड फॉर इंगेजिंग इन प्राइवेट लेजिस्लेटिव प्रेजेंस, ये बात एकदम सही है कि ये गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं है और ये अपना प्राइवेट, मतलब आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अटॉर्नी जनरल बन गए तो आप साइड से अपना वो नीचे खोल सकते हैं, आप लॉ कर सकते हैं, साइड से अपना लॉ कर सकते हैं, मतलब लॉ मतलब अपना जो काम होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट ऑन द रिमूवल प्रोसेस ग्राउंड फॉर द रिमूवल ऑफ अटॉर्नी जनरल, ये बात भी आपका सही है कि जो संविधान है वो अटॉर्नी जनरल को हटाने की प्रक्रिया और हटाने के आधार पर चुप है, क्योंकि इसमें प्रक्रिया नहीं दी गई है। अटॉर्नी जनरल इज पेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रेसिडेंट, हाँ ये प्रेसिडेंट के अनुसार भुगतान और मुआवजा इनको दिया जाता है, लेकिन मुझे ऑप्शन B में थोड़ा सा डाउट है। अगर किसी को इस आंसर में प्रॉपर हो तो बताया, मेरे हिसाब से पहला और तीसरा तो सही है, दूसरा ऑप्शन में मुझे थोड़ा डाउट है, तो आप क्लियर कीजिएगा प्लीज़। एक मिनट, पहला और तीसरा ऑप्शन में है, नहीं है, पहला तीसरा ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब तीनों होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग आर्टिकल्स रिलेटेड टू DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब हम इस पे आ गए हैं। अब आपको बताना है कि इनमें से विच ऑफ द अबव क्लासिफाइड एज द गांधीयन प्रिंसिपल बेस्ड ऑन अंडरलाइंग फिलॉसफी, गांधीवाद सिद्धांत पे कौन सा आपका आर्टिकल है। तो बताइए गांधीवाद सिद्धांत पे आपका कौन सा आर्टिकल है, देखते हैं किसका आंसर सही होगा। आर्टिकल 39, आर्टिकल 43,
आर्टिकल 43B या फिर आर्टिकल 48A। तो पॉलिटी के क्वेश्चंस कुछ हैं, तो बताइए इसमें से कौन सा आर्टिकल आपका सही, मतलब कौन सा आंसर सही है। तो आर्टिकल 48B, जो आर्टिकल 48B है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 48 है क्या, पता है किसी को? आर्टिकल जो 48 है इसमें बताता है ये पशुओं के वध के रोक को लगाने के लिए लाया गया था, मतलब टू प्रोविड द शल्टर ऑफ काउज एंड क्लेव्स, इनके लिए लाया गया था। बाकी आर्टिकल्स के बारे में आपको थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी घुमा देता है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं आर्टिकल 39A की, तो 39A हमें प्रमोट करता है इक्वल जस्टिस, मतलब टू प्रोवाइड फ्री और लीगल, मतलब मुफ्त कानूनी सहायता आपको प्रदान मिलता है। ठीक है, आपको समान न्याय को देने के लिए अगर गरीब है तो सिर्फ मुफ्त में कानून, मतलब कानूनी सहायता उसको प्रदान की जाएगी। ठीक है। आर्टिकल 43A क्या बोलता है? आर्टिकल 43A बोलता है कि सभी श्रमिक, चाहे वो अपनी जीविका के लिए जो मजदूरी कर रहे हैं, तो उनको सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ भी कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं, अब आराम से आप आर्टिकल्स को देखिए। आर्टिकल 45, आर्टिकल 48, आर्टिकल 42 और आर्टिकल 43B। 43B मैंने शायद आपको अभी बता दिया, कोई नहीं, आप ट्राई कीजिए, मैं आपको समय दे रहा हूँ। अब आपने ये देख लिया है, पॉज करके देख लीजिएगा और आंसर मैं आपको बता देता हूँ और मैच कर लीजिएगा। ओनली 3 पेयर्स, ठीक है, केवल 3, बाकी आप बताइएगा तो मैं बता दूंगा कौन कौन सा सही है। द रिमूवल ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर फ्रॉम द ऑफिस इज डन इन द सेम मैनर। जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनको पद से हटाने का काम उसी तरह किया जाता है जैसे हमारे एक जज को सुप्रीम कोर्ट में हटाया जाता है। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो याद रखिएगा। आप ये बता सकते हैं हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो अभी कौन है इंडिया के, और यार याद नहीं आ रहा, छोड़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 145 पे। कंसिडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। ठीक है, तो देखते हैं। पहला है चीफ मिनिस्टर अपॉइंटेड पर्टिकुलर आर नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मुख्यमंत्री की नियुक्ति का आवरण संविधान में नहीं दिया गया है, ये बात एकदम सही है। किसी राज्य का मुख्यमंत्री रोटेशन द्वारा संबंधित क्षेत्रीय परिषद का उपाध्यक्ष होता है जो एक बार 1 वर्ष की अवधि के लिए पद पर रहता है। The Chief Minister of State is the Vice Chairman of Concerned Zonal Council by rotation, holding that office for a period of 1 year at a time. Before a governor progress and summon the session of the state legislature, the Chief Minister advice is must. ये बात भी आपका सही है कि उसे Chief Minister की एडवाइस लेनी चाहिए। तो 1 and 2 इस पे मुझे डाउट है इस क्वेश्चन पे, तो आप कृपया करके, मेरे हिसाब से तो आंसर ये होना चाहिए, लेकिन अगर किसी को पता हो तो वो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। विथ रेफरेंस टू द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बताइए अब कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। ठीक, तो आप पहला ऑप्शन देख लीजिए, उसके बाद मैं एक एक करके दोनों दिखा देता हूँ। The drafting committee is of the constitution kept the motto sovereign democratic republic is the mention in the objective resolution. और एक और चीज़, ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन की बात की ना, तो ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन आपको पता है कब आया था? ये रेजोल्यूशन को किसने लिखा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। और इंट्रोड्यूस कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को, याद रखिएगा। और इसे एक्सेप्ट कब किया गया था? इसे एक्सेप्ट किया गया था 22 जनवरी 1947 को। तो जो प्रीएम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे बेस्ड है, जिसे जवाहरलाल नेहरू जी ने मतलब इंट्रोड्यूस किया था, और 1946 को इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने इसको, और 1947 में इसको अडॉप्ट कर लिया गया था। और जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी
मस्ट बी लिमिटेड बोला है ना, कीप द मोटो सोवरेन सोशलिस्ट एज द मेंशन इन द ना, ये आंसर आपका गलत है, मतलब वो ऑप्शन गलत है। इन द LIC ऑफ इंडिया केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रेदर इट कंसिडर्ड दैट गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर द, हाँ अगर आपको सॉरी मैं टिक मार दिया, अगर आपको LIC और एक दो केसेस हुए थे जिसमें बताया गया था कि प्रीएम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, तो उसमें बताया गया था कि LIC केस में आपका नहीं बताया, मतलब बोला गया था कि प्रीएम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल इज़ अ नॉन जस्टिबल, हाँ प्रीएम्बल नॉन जस्टिबल होता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रपति और राज्यपालों की क्षमादान शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं और देखते हैं कौन सा इसमें से क्या पूछा है। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, अच्छा करेक्ट पूछा है। कम्युनिकेशन इम्प्लाइज रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर, या रेमिशन डिनोट्स द, नहीं ये उल्टा उल्टा बोल दिया है, तो इसका मतलब नन ऑफ द अबव, सॉरी नन ऑफ द, मतलब दोनों इसके गलत हैं, कोई सही नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनिफॉर्म सिविल कोड, UCC के हिसाब से बताइए कौन सा स्टेटमेंट आपका, एक सेकंड देख लेते हैं सही पूछा है कि गलत पूछा है, सही पूछा है करेक्ट। तो चलिए देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है। द टर्म यूनिफॉर्म सिविल कोड इज एब्सोल्युटली मेंशन इन द पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं पार्ट 3 तो नहीं है, ये किसमें है, पार्ट 4 में है, और कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये तो गलत हो गया। केरला इज़ द ओनली स्टेट इन इंडिया हैव द यूनिफॉर्म सिविल कोड, ना ना ना, मैंने आपको पढ़ाया था कि केरला तो है नहीं, मैंने आपको, अगर मेरी क्लासेस में अगर आप अपडेट हो तो मैंने बताया था आपको कि गोवा वो पहला स्टेट था जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपनाया था, लेकिन बिफोर इंडिपेंडेंस। अभी कौन है, UK उत्तराखंड, फर्स्ट स्टेट आफ्टर इंडिपेंडेंस, याद रखिएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द माइनॉरिटीज़ इन इंडिया, तो बताइए माइनॉरिटीज़ इन इंडिया के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, करेक्ट पूछा है, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। द टर्म माइनॉरिटी इज डिफाइंड इन द पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या पार्ट 3 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टर्म माइनॉरिटी डिफाइन किया गया है कि नहीं, तो पार्ट 3 में तो आपका ये नहीं डिफाइन किया गया है। पार्ट 3 क्या, मेरे ख्याल से तो आपका जो भारतीय संविधान में ही, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही कहीं पे माइनॉरिटी वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। और जोराटिज्म इज द वन ऑफ द 6th रिलीजियस ग्रुप आइडेंटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज माइनॉरिटी, हाँ ये बात सही है, गवर्नमेंट इंडिया ने 6 रिलीजियस मतलब डिक्लेयर किए हैं, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी और जोरास्ट्रियनिज्म, ठीक है, तो ये आपका सही है ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया वॉलेंटरी एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, व्हाट विल बी द स्टेटस ऑफ हिज और हर इंडियन सिटीजन एज पर द इंडियन सिटीजन एक्ट ऑफ 1955, तो क्या होगा, इट विल बी ऑटोमेटिकली टर्मिनेटेड, वो स्वयंतः समाप्त हो जाएगी। तो आपके टोटल हमने 150 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको इसका, ये तो मॉक टेस्ट 1 था, मॉक टेस्ट अगर 2 करना है तो आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं मॉक टेस्ट 2 भी आपका 2 से 3 दिन में करा दूंगा, ठीक है। मिलते हैं अपने नए वीडियो में, जय हिंद।